सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने मुगल एम्पायर शुरू किया था। ठीक है, एक सेकंड, मुझे पेन का थोड़ा साइज कम करना। हम लोगों ने मुगल एम्पायर शुरू किया था और हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा। फिर बाबर से हम लोग हुमायूं पे गए। हुमायूं के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम लोग अफगान्स का रूल बीच में आता है 10-15 ईयर्स का। ठीक है, शेर शाह सूरी। ओके, फिर शेर शाह सूरी के बाद हम लोग दोबारा आएंगे। दोबारा हुमायूं इंडिया आता है। हुमायूं के बारे में पढ़ा था, फिर वो दोबारा से रिकैप्चर करता है और फिर से मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है दोबारा से। ठीक है, बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू रहता है और उसके बाद फिर अकबर तख्त पे बैठता है 1256 में। ओके, यहाँ से डिस्कशन करेंगे क्योंकि 6 मंथ के रूल के बाद ही हुमायूं के इंडिया में आने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। मैंने आपको बताया था स्टेयर केसेस ऑफ इसकी लाइब्रेरी से गिर कर। तो अकबर के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, अकबर इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क कहा जाता है मुगल डायनेस्टी का। हु वाज द जो सन के हुमायूं का लड़का था और हमीदा बानो बेगम का। कहाँ पे? अमरकोट में पैदा हुआ था 1542 में, जब हुमायूं ईरान भाग कर गया था। अब यंग अकबर वाज कैप्चर्ड बाय हिज अंकल कामरान के द्वारा पकड़ा गया, बट ही ट्रीटेड हिम वेल। अकबर उसके चचा के द्वारा उसको पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। उनके जब कांधार को रिकैप्चर किया। किसने? कांधार को हुमायूं ने दोबारा से रिकैप्चर किया। तब वो एक दूसरे के साथ मिले। जब हुमायूं मरा तो अकबर वो कालानौर में था, पंजाब में कमांडिंग ऑपरेशन अगेंस्ट अफगान रेबल्स के खिलाफ ऑपरेशन कमांड कर रहा था वहाँ पे एट द मेयर एज ऑफ 12 और 13। तो ही वॉज थोज क्राउंड एट कालानौर, पंजाब में उसकी तख्तपोशी की गई 1256 में। कब? 13 साल की उम्र में। बाबर 12 साल की उम्र में तख्त पे बैठा था और अकबर वो 13 साल की उम्र में दिल्ली की तख्त पे बैठता है। ठीक है, ताजपोशी कौन करता है? बहरम खान। अच्छा, रीजेंसी पीरियड ऑफ बहरम खान 1556 से 60 तक 18 साल होने तक बहरम खान वो रीजेंट था। और ये वो सर्व्ड एज अकबर का ट्यूटर भी था और एज वेल एज रीजेंट वजीर भी। मतलब सारे डिसीजंस वही लेता था। कौन? बहरम खान। और इसी के अंदर जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है ना, तो बहरम खान ही लीड करता है उसको भी एक्चुअली। अच्छा, अब बहरम खान था वो हुमायूं का फेवरेट ऑफिसर था एंड कॉन्फिडेंट था, जिसने सर्व किया अकबर का उस्ताद एज ए टीचर और वज़ीर भी उसकी किंगडम में। उसका टाइटल था खाने खानान। और रिमेनिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ जितने भी मुगल अफेयर्स थे वो सारे इसके हाथ में। इस पीरियड में 4-5 साल का पीरियड, 56 to 60। ठीक है, 1500। ओके, अब रीजेंसी पीरियड बहरम खान का 1556 से 60 के बीच में। बहरम खान था वो हुमायूं का फेवरेट ऑफिसर, कॉन्फिडेंट था, वो सर्व किया जाए अकबर का ट्यूटर वजीर। ये हमने सारा देखा। खाने खान था। ठीक है, बहरम खान ने रिप्रेजेंट किया अकबर को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। जो हेमू विक्रमादित्य था उसके वजीर ऑफ मोहम्मद शाह आदिल था बंगाल का, हु लेड द अफगान फोर्सेज एंड हु वर पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू मुगल एम्पायर। तो ये उसमें यही वजीर था। तो बहरम खान की गाइडेंस के अंदर ही मुगल सीरीज ऑफ बैटल्स वो जीते क्विक सक्सेशन में। और वर्डेड ऑफ जो अफगान कंटेंडर से लाइक सिकंदर सुर था, है ना, उनको ये खतरे से बचाया दिल्ली को कैप्चर करने के लिए और पूरी तरह से मुगल सल्तनत को ख़त्म करने के लिए। देवर कैप्चर्ड एट लाहौर, मुल्तान, अजमेर, वैंक्विश इब्राहिम, सुर एंड अनेक्स जौनपुर बिसाइड लेइंग सक्सेसफुल सीज एट ग्वालियर फोर्ट अंडर द अफगान कंट्रोल। तो ये सारी सी मुल्तान की, अजमेर की, लाहौर, जौनपुर, ये ग्वालियर फोर्ट, ये सारी किसकी गाइडेंस के अंदर हुआ? बहरम खान। बहरम खान इसके अंडर ही हुआ इस पीरियड में। अच्छा, इसी फेज में बहरम खान सबसे मोस्ट पावरफुल नोबल एमर्ज हुआ और स्टार्टेड अपॉइंट। उसने अपनी सपोर्टर्स ना अपने वो अपॉइंट करने शुरू कर लिए थे इंपॉर्टेंट पोजीशन में। तो बहुत सारे पुराने नोबल्स को उसने निगलेक्ट कर दिया था। इससे कहीं ना कहीं नाराज़गी बहुत सारे नोबल्स के अंदर थी। ठीक है, और वो कर पाए, मैनेज टू इन्फ्लुएंस अकबर एज वेल। अब प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ी, फर्दर एग्रीवेटेड हुई। जो एरोगेंस थी बहरम खान की वो भी अब बढ़ गई थी। गरूर जो तकब्बुर था वो भी बढ़ रहा था। और बाई नाउ अब बहरम खान की पावर इंक्रीज होती दिख रही है। अकबर वो चाहता था कि फुल कंट्रोल अब अपने हाथों में ले। ही थोस उसने क्या किया? बहरम खान को हटाया, हु रिवोल्टेड बट फोर्स टू सबमिट।
बगावत करता है जब उसको अपनी पोजीशन से हटाते हैं, लेकिन वो जो है फिर उसको मजबूर किया जाता है सबमिट करने पर। अब उसने ख्याल भी रखा था, उसका टीचर भी था और उसके बाप का फेवरेट इंसान भी था, तो उसने उसको मारा नहीं। अकबर ने बड़ी तमीज़ से जो है उसको कॉर्डिनली जो है रिसीव किया और उसे ऑप्शन दिया सर्विंग एट कोर्ट, या तो कोर्ट में तुम रहोगे जो मतलब दरबार है, या कहीं बाहर, और या रिटायर होकर मक्का चले जाओ। उसने डिसाइड किया वो मक्का जाएगा, लेकिन उसको असैसिनेटेड बट वाज असैसिनेटेड एट पटन नियर अहमदाबाद अफगान्स के द्वारा, जिनका बड़े पर्सनल ग्रजेस भी था इसके खिलाफ, क्योंकि इसने सीरीज ऑफ वॉर जो है अफगान्स के खिलाफ लड़ी थी और उनको हराया भी था, उनके बहुत सारे लोगों को मारा भी था। तो डकैतों के द्वारा जो है अहमदाबाद में जो है उसको मार दिया गया। बहरम खान की वाइफ और उसका बेटा जो है उसको आगरा लेके आया गया। अकबर ने जो है उसकी बहरम खान की विडो के साथ शादी कर ली और उसकी जो जो इन्फेंट सन था, छोटा बच्चा था, उसको अपनी प्रोटेक्शन में लिया। उसका बच्चा, उसका लड़का जो है बाद में जाके सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है बनेगा हिंदी पोइट जो है अब्दुल रहमान खान खां, एक इन्फ्लुएंशियल नोबल है अंडर अकबर के अंडर। तो ये थी बहरम खान की जो है ये सारी दास्तान जो इसने इस पीरियड में किया, किस तरीके से वो हुमायूं के साथ जो है हुमायूं की मदद भी की उसने इंडिया आने में। बाद में जो है वो नोबल बनता है, फिर वो टीचर बन जाता है, उस्ताद वजीर बनता है अफगान, और सीरीज ऑफ वॉर लड़ता है, मुगल एम्पायर को मतलब वहाँ बचा के रखता है, जो नाजुक पीरियड था जब जो है मेयरली 13 ईयर्स का था अकबर, और कोई भी जो है आक्रमण करके जो है इस एम्पायर को जो है वो तहस नहस कर सकता था। बस इस पीरियड में जो है वो बहरम खान ने कंट्रोल दिया, जो 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 स्टेबिलिटी चाहिए थी वो उसने प्रोवाइड की मुगल एम्पायर को। अच्छा, फिर आता है जो नोबिलिटी के द्वारा जो रेबेलियन था अफगान, जो बहरम खान की जो रेबेलियन था, बगावत की थी, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स जो थे नोबिलिटी में, वो जो है बिकम पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हो गए थे। नोबिलिटी जो थी अफगान अकबर के कोर्ट में, इसमें जो है अकबर की फोस्टर मदर भी थी महमा अंगा, जो उसकी सौतेली माँ थी, उसके रिलेटिव्स थे, स्पेशली हर सन जो है अदम खान, ये सारे लोग जो है इसके खिलाफ हो गए थे। ये रेबेलियन जो है नोबिलिटी के द्वारा किया था। 1561 में अदम खान जो है वो विक्टोरियस मालवा में जीता भी है बाज बहादुर को हराने के बाद। एक अकम्पलिश म्यूजिशियन और पोइट भी था। मालवा की क्वीन जो है रूपमती जो है उसने अपनी जान ले ली, देन बिकमिंग ए मुगल कैप्टिव, के मुगलों का गुलाम बनने से अच्छा मैं अपनी जान ले लूँ, तो उसने जोहर कर लिया था। आदम खान, ये कहानी है कि आदम खान जो है रूपमती के जो है हुस्न में पागल था या प्यार हो गया था, पता नहीं क्या था, इसलिए इसको वापस बुला लिया गया था। आदम खान जो फॉलोड हिज विक्ट्री एट मालवा, मालवा में विक्ट्री करने के बाद ना इसने क्या किया, टोटल मैसेकर ऑफ डिफेंडिंग आर्मी, जो वुमेन और चिल्ड्रंस, वहाँ जो बच्चे थे, औरतें थी, उनको पूरी तरीके से जो है इसने जो है वहाँ पे काम मार कटाई की और बड़े लोगों को मारा, इसने मैसेकर किया। और कुछ और बूटी जो वहाँ से ख़जाना इसने लूटा, उसको छोटा सा पार्ट जो है अकबर को भेजा। तो अकबर ने क्या किया, इसको कमांड से हटा दिया। क्लेम ही लेड क्लेम टू द पोस्ट ऑफ वजीर, व्हेन ही वाज नॉट कंसीडर्ड ही स्टैब्ड द एक्टिंग वजीर इन हिज ऑफिस। फ्यूरियस एट हिज इम्प्रूडेंस अकबर हैड हिम थ्रोन डाउन फ्रॉम द आगरा फोर्ट। अच्छा, अब वहाँ से तो कमांड से हटाया, फिर आया, इसने कहा कि मुझे वजीर की पोस्ट दी जाए। वजीर की पोस्ट जब नहीं मिली तो इसने वजीर को जो है मार दिया। इसी के लिए जो है आगरा फोर्ट से जो है इसको जो है नीचे फेंकवा के जो है इसको मरवा दिया था अकबर ने। बड़ा गुस्से वाला इंसान था। सिमिलरली बिटवीन 1561 से लेकर 1567 तक अकबर जो है उसको सीरीज ऑफ चैलेंजेस जो है इसका सामना करना पड़ा। एक तो उज़्बेक जो सेंट्रल एशियन नोबल्स थे, नोबल्स जो कोर्ट में थे, हु ब्रोक इनटू रेबेलियन, उन्होंने बगावत कर दी, बहुत बार उन्होंने की। मैनी ऑफ द टाइम ट्रेस द डिसेंडेंट, कुछ लोग कहते हैं उज़्बेक चीफ्स जो जो हु हैड ड्रिवन बाबर आउट ऑफ द समरकंद, हु हैड कम टू इंडिया विद हुमायूं, के समरकंद से जिन उज़्बेक्स ने निकाला था, बाबर को निकाला था, वो जब हुमायूं जब वापस आया ईरान से तो उनके साथ आए हुए थे। तो वो कुछ बड़े जो है नोबल्स थे ओल्ड। अच्छा, उज़्बेक्स ने जो है डिक्लेयर कर दिया मिर्ज़ा हाकिम, कोई गवर्नर जो है काबुल का, उसका जो सौतेला भाई था, एम्परर हिंदुस्तान का। तो ग्रुप ऑफ जो तैमुराइड नोबल्स थे, कोल मिर्जाज है ना, वो भी जो है एम्परर के अगेंस्ट हो गए। दिस वाज परहैप्स जो सबसे सीरियस क्राइसिस था अकबर को जो फेस करना पड़ा सिंस हेमूज कैप्चर ऑफ दिल्ली। हेमू ने जब दिल्ली का को कैप्चर किया था उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो है सीरियस क्राइसिस था। लेकिन ग्रिट और डिटर्मिनेशन उसकी इतनी थी, अलॉन्ग विद सर्टन जो अमाउंट ऑफ लक भी कह सकते हो, किस्मत भी थी, टैलेंट भी था, नैक ऑफ हैंडलिंग जो है प्रॉब्लम्स भी था। अकबर जो है मल्टीपल थ्रेट से जो है बाहर निकल आया।
मिर्ज़ा हाकिम को फोर्स किया गया कि वो विड्रा करे काबुल से, और मिर्ज़ाज को जो है वो मिर्ज़ा जो नोबल्स थे उनको भी जो है सप्रेस कर दिया गया। उज़्बेक्स जो है वो वैसे तो उज़्बेक्स को 1567 में पूरी तरीके से जो है नोबिलिटी से खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया, निकाल के फेंक दिया। तो ये सारी जो है ये सारी चीज़ों से जो है अर्लियर फेज ऑफ अकबर जो है इन चीज़ों से गुजर रहा था। जब इन सारी चीज़ों से हट गया, जब कोर्ट जो है आगरा कोर्ट जो है में जो मुग़ल कोर्ट है वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो गई, जो फ्रैक्शंस थे वो ख़त्म हो गए, रेबेलियस एक्टिविटीज़ को मार कर अब अकबर शुरू करेगा अपना एक्सपेंशन। तो अर्लियर एक्सपेंशन जो 1560 से 76 के बीच में, ये 16 साल का एक्सपेंशन, ये जो 16 ईयर्स का एक्सपेंशन है, ये नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करेगा। कहाँ कहाँ से? आगरा से लेकर जो है गुजरात तक, एंड देन फ्रॉम गुजरात कहाँ से? आगरा से लेकर बंगाल तक। तो पूरा वेस्ट टू ईस्ट का एरिया, नर्मदा से ऊपर, ठीक है, ये पूरा कॉन्कर करेगा। तो ही स्ट्रेंथन जितना भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जहाँ से जो है मैक्सिमम आज तक इंडियन हिस्ट्री के जितना भी देखोगे आप, थ्रू लैंड ही अटैक हुए हैं जब तक कि ब्रिटिश अंग्रेज आते। तो उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को स्ट्रॉन्ग किया कि यहाँ से कोई इन्वेजन ना हो। एक्सटर्नल इन्वेजन से भी बच गया, इंटरनल कंसोलिडेशन शुरू के पहले आगरा से गुजरात तक और आगरा से बंगाल तक। फिर वो जाता है, जब पूरा नॉर्थ कंसोलिडेट हो गया, कॉन्कर हो गया, फिर वो दक्कन की तरफ घूमता है। और पहला इसका कंक्वेस्ट था कंक्वेस्ट ऑफ ग्वालियर, मालवा और गोंडवाना लैंड, ये सेंट्रल इंडिया का। देखना कैसे कितने स्ट्रेटेजिकली किया है। अकबर ने स्टार्ट की हिज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन विद सेंट्रल इंडिया। 1559 से 60 में पहली एक्सपीडिशन जो है उसे भेजी गई ग्वालियर को कैप्चर करने के लिए, उस बिफोर मूविंग टू फिर मालवा की तरफ। हमने डिस्कस भी किया 1561 में मालवा का रूलर जो बाज बहादुर है वाज डिफीटेड बाय अदम खान, जो बाद में भाग कर जो बुरहानपुर चला जाता है। होवर सेंसलेस क्रुएल्टी की वजह से अदम खान की जो जालिमाना हरकतें थी, जो मैसेकर था, इसके सक्सेसर है ना, रिएक्शन हुआ मुगल्स के ख़िलाफ़, है ना, एंड वेयर विच एनेबल्ड बाज बहादुर को, जिसने मौका दिया इसकी वजह से कि वो दोबारा से जो है वो मालवा को दोबारा से रिकैप्चर कर पाए। अच्छा, आफ्टर डीलिंग विद बहरम खान का रेबेलियन, बहरम खान ने किया था ना बगावत, अकबर ने से जो है एक्सपीडिशन भेजी, फिर से दोबारा से हमला, एक फ़ौज भेजी मालवा की तरफ। बाज बहादुर भाग जाता है, हैड टू फ्ली, बट सम टाइम ही टुक शेल्टर विद राणा ऑफ मेवाड़ के, जो है राणा मेवाड़ का जो राणा है, वहाँ पे उसने जो है पनाह ली। इधर उधर भागने के बाद, एक एरिया से दूसरे एरिया में भागने के बाद वो फाइनली सरेंडर करता है अकबर की कोर्ट में, और उसे इनरोल किया जाता है एज ए मुगल मनसबदार। अकबर को डिप्लोमेसी भी बड़ी आती थी। ये डिप्लोमेसी नहीं तो क्या है कि उसने जो है एक एनिमी को, जो इतना बड़ा कांटा को मनसबदार सेलेक्ट किया, तो उस मालवा जो है वो अल्टीमेटली जो है मुगल कंट्रोल के अंदर आ गया। तो सेंट्रल इंडिया का जो है ये खित्ता भी आ गया अंदर। फिर जो है घूमता है वो गोंडवाना की तरफ, किंगडम ऑफ गोंडवाना, जो घर करनंगा भी कहते हैं, जो नर्मदा वैली और नॉर्थन पोर्शन, कुछ मध्य प्रदेश का ऊपर वाला हिस्सा है ना, और गोंड और राजपूत प्रिंसिपैलिटी बहुत सारी थी इन एरियाज में। छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट सेंट्रल एशिया की, जो राणा दुर्गावती के द्वारा, चंडेला प्रिंसेस के द्वारा, महोबा के, और दलपत शाह की जो वीडियो है, सन ऑफ संग्राम शाह, उनके द्वारा ये रूल की जाती थी, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम। 1564 में असफ खान क्या करता है, जो मुगल गवर्नर था इलाहाबाद का, अराउज्ड बाय द स्टोरीज ऑफ फैबुलस वेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ रानी, अटैक करता है गोंडवाना को। देखो ना, वो लालच पैदा होती है ना, एक तो खूबसूरत थी रानी, भी खूबसूरती, उसकी खूबसूरती की कहानियाँ सुन सुन के, और इतनी बड़ी दौलत है यहाँ पे छुपी हुई, ख़जाने हैं, तो उसकी लालच में ये गोंडवाना पे अटैक करता है। रानी बड़ी बहादुरी से लड़ती हैं, लेकिन वो ये जंग हार जाती है। वो अपने आप को जो है चाकू मारकर जो है ही स्टैब्ड हरसेल्फ टू डेथ, और गोंडवाना जो है वो मुगल एम्पायर के द्वारा जो है वो एनेक्स कर लिया जाता है। अब अकबर बाद में जो है चंद्रा शाह को जो है रिस्टोर कर देता है ये एम्पायर, यंगर सन, जो छोटा बेटा है संग्राम शाह का। लेकिन सुजरनिटी जो है किसकी सुजरनिटी के अंडर था? मुगल सुजरनिटी के अंदर, ठीक है। फिर जो तो है, अब ये सेंट्रल एशिया से गोंडवाना भी गया, ग्वालियर गया, मालवा गया, ठीक है। अब ये घूमता है राजस्थान की तरफ, राजपूत की तरफ। अकबर जो है फुल्ली अवेयर था, ये जिसको ये पूरी तरह से जानता था कि राजपूत किंगडम्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो जो है यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं करना चाहता था।
मतलब कोई ऐसी बुरी तरीके से जो है, जैसे उसने जो मालवा में हुआ मैसेकर और उसकी वजह से जो इतना लंबा खिंचाई गई, यहाँ ये चाहता था कि ये राजपूत किंगडम्स को ही वांटेड देम एज एलाइज इन हिज एम्बिशन ऑफ एस्टेब्लिश, एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए वो चाहता था कि अगर राजपूत मेरे साथ आ गए, द पीपल, जो वॉर उनके लिए जो प्राइड है एक तरह का, ठीक है, देवर एक, और इतने बहादुर भी हैं, देवर वेरी रिजिड इन देयर प्रिंसिपल्स। तो इसने कोशिश की इनको राजपूत्स को जो है कैसे ना कैसे जीतना पॉसिबल है ना, वट एवर पॉसिबिलिटी, इंडक्टिंग देम, और उनको मुगल सर्विसेज में जो है शामिल करना है। तो ये मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, शादियां करता है, अलाइंसेस करता है राजपूत रूलर्स के साथ, जैसे राणा भरा महल जो अंबर की वो शादी करती है एल्ड्रेस डॉटर ऑफ जोधा भाई, ठीक है, अकबर के साथ, राजा बहार महल हिमसेल्फ, है ना, हिज सन जो है भगम दास, भगवान दास की, उसके ग्रैंड सन मान सिंह की। तो ये सारे के सारे जो है ज्वाइन कर लेते इंपीरियल जो है मुगल इंपीरियल सर्विसेज, इंपीरियल के जो है मुगल, द इंपीरियल मुगल सर्विस। तो कहीं ना कहीं इनको मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत, बाकी जो डिप्लोमेसी के तहत, ठीक है, और मुगल की जो मिलिट्री कन्क्वेस्ट थी वो बड़ी एक्सटेंसिव थी। तो राजपूत किंगडम लाइक मेरता और जोधपुर जो है वो ऑक्युपाई कर ली बिना किसी रेजिस्टेंस के, और बाकी अलाइज बना लिए इस तरीके से। जैसे जो नहीं हो पाए उनके ऊपर सीज की, जैसे चित्तौड़ पे, मेवाड़, जिसको मेवाड़ भी कहते हैं, पहले मेवाड़ था, अब चित्तौड़। एक मेजर स्टेप इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द राजपूत स्टेट वाज सीज ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ पे हमला किया जाता है, जो ना के एक की था सेंट्रल राजस्थान के लिए, बट अबोव ऑल ये एक सिंबल था राजपूत की स्पिरिट का, उसकी रेजिस्टेंस का। जब तक चित्तौड़ नहीं गिरेगा, मतलब तब तक जो है राजपूत खड़े, उनका हौसला रहेगा। अगर उनका हौसला तोड़ना है तो चित्तौड़ को कब्जा करना पड़ेगा। तो 1568 में चित्तौड़ जो है वो गिरता है 6 महीने की सीज के बाद। तो नोबल्स की एडवाइस पे राणा उदय सिंह जो है वो रिटायर हो जाते हैं, जो हिल्स पे चले जाते हैं पहाड़ों में, और लिविंग द फेमस वॉरियर जयमल और पट्टा को जो है इंचार्ज छोड़कर किले का। लार्ज नंबर ऑफ राजपूत सोल्जर्स मारे जाते हैं इस जंग में। होएवर फुल्ली सबड्यू नहीं कर पाते, कुछ रेजिस्टेंस जो है मेवाड़ साइड से वो कंटिन्यू रहती है बहुत लंबे अरसे तक। लेटर महाराणा जो है प्रताप जो है, जो रूलर है मेवाड़ का, वो भी पोज करता है बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस जो है मुगल एम्परर को, लेकिन सबमिट नहीं करते अकबर के सामने। फेमस बैटल जो है हल्दी घाटी की 1576 में राणा प्रताप जो है उसको हरा दिया जाता है मुगल आर्मी के द्वारा, जो लीड की जाती है मान सिंह के द्वारा। देखो, राजपूत को राजपूत के खिलाफ ही लड़ाया जा रहा है, कुछ एलाइज है कुछ दुश्मन है। तो हल्दी घाटी की लड़ाई में कौन कौन था? राणा प्रताप, और मुगल की साइड से कौन था? राजपूत की साइड से राणा प्रताप, मुगल की साइड से मान सिंह थे। फाइनली मेवाड़ की हार हो जाती है। मोस्ट ऑफ द जो लीडिंग राजपूत रूलर्स है वो जो है अकबर की जो है सुजनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चित्तौड़ के गिरने के बाद फिर अब बारी आती है रणथंभौर की 1569 में, और फिर जो है कलिंजार जो है वो कैप्चर किया जाता है, और 1570 में जो है मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर जो है वो भी सबमिट कर देते हैं अकबर को। तो 1570 तक अब अकबर ने जो है ऑलमोस्ट जो है पूरा राजस्थान जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो सबसे बड़ी नोटेबल अचीवमेंट थी अकबर की, कि पूरे राजस्थान को सब्ज्यूट करने के बाद देयर वाज नो हॉस्टिलिटी बिटवीन राजपूत्स और मुगल्स के बीच में जो है नफरत वाली आग वाली वैसी कोई कुछ खुन्नस नहीं रह गई थी। अकबर की जो पॉलिसी थी वो बड़ी रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी थी। ये नहीं कि मैं इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा। उसने पिलग्रिमेज टैक्सेस को जो है अबॉलिश कर दिया, और लेटर जजिया को 1564 में वो भी ख़त्म कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो राजपूत को भी लगा कि ही इज़ अ गुड रूलर, ही इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, कि उसके लिए हम लड़ सकते। इसने जो है मना कर दिया कि फोर्सेबल कन्वर्जन नहीं होगा प्रिजनर ऑफ वॉर की। जो जंग में पकड़े गए लोग हैं उनके जो है ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इससे भी राजपूत के आंखों में उसके लिए उसने ही अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ राजपूत्स। अब ये यहाँ पे ये नोट करना जरूरी है कि राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर प्रूव टू बी बेनिफिशियल टू मुगल स्टेट एज वेल एज राजपूत। अब मुगल स्टेट को तो फायदा हुआ ही, पूरा राजस्थान भी उनके पास आ गया, उनके पास अच्छे जनरल्स और सिपाही भी आए जो राजपूत वॉरियर क्लैंस हम मेडिवल हिस्ट्री से सुनते आ रहे हैं। ऊपर से जो है राजपूत को भी फायदा हुआ। एक तरफ पे जो है अलायंस ने सिक्योर किया ब्रेवेस्ट वॉरियर, है ना, सबसे बहादुर जो है जंगजू मुगल्स को मिले। अदर हैंड पे इसने इंश्योर किया राजस्थान में जो है पीस रहेगा, शांति रहेगी। बहुत सारे राजपूत मनसबदार जो है वो असाइन किए गए उनकी अपनी टेरिटरीज में एज वतन जागीर, जो अपनी ज़मीन में उन्हें जागीरदार, है ना,
जो बाद में हेरिडेटरी और नॉन ट्रांसफरेबल हो गया कि उनके औलाद भी जो है ले सकते हैं, ये नहीं कि दूसरे को ट्रांसफर की जाएगी। ठीक, और वो बाद में बड़ी बड़ी पोजीशंस में मुगल सर्विसेज में जो है वो गए प्रमोट होकर। तो इस तरीके की उसने स्ट्रैटेजी अपनाई कि शिकार भी हो गया और तीर भी बचा रहा। कुछ ऐसा एक मुहावरा है ना, क्या मुहावरा है वो, हाँ, बांस भी न टूटे, पता नहीं क्या, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, हाँ वो वाले। तो इस तरीके से जो है उसने जो है पूरा का पूरा राजस्थान जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। तो नेक्स्ट कंक्वेस्ट वो शुरू करता है। नेक्स्ट कंक्वेस्ट आता है गुजरात, बिहार और बंगाल का। देखो गुजरात की हैज बीन ए स्टोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। कैसे? सिंस द डेथ ऑफ, जो बहादुर शाह की जो है डेथ के बाद से, 1 मिनट, आई लॉस्ट माय पेन। अब देखो यहाँ पे बहादुर शाह की डेथ से अब तक मुगल एम्पायर के बैठने था, मोर एवर जो मिर्जाज थे हु हैव फेल्ड इन देयर रेबेलियन, जो दिल्ली में जो है उन्होंने बगावत की और उसमें वो नहीं कामयाब हुए, वो मिर्जाज भी जो है वो भी कहाँ पहुंच गए, वो भी पहुंचे जाकर गुजरात में। और अकबर तैयार नहीं था, अकबर वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच रिच प्रोविंस टू बिकम राइवल सेंटर ऑफ पावर। क्योंकि ये सारे मिर्जाज जो हैं, ये नोबिलिटी जो हैं जिन्होंने इधर गद्दारी की थी, ये जाकर गुजरात में बैठ जाए और गुजरात एक और पावर ऑफ सेंटर बन जाए, तो वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। उसका एम था कि गुजरात को जल्दी ना जल्दी सबड्यू किया जाए। 1572 में अकबर जो है वो एडवांस करता है टू अहमदाबाद वाया अजमेर और डिफीट करता है गुजरात के रूलर मुजफ्फर शाह को बिना किसी सीरियस रेजिस्टेंस के। और अपनी जीत को जो है सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात की विक्ट्री पे अकबर जो है यहाँ बनाता है बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में, सूरत, विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस ऑफर्ड सम रेजिस्टेंस बट ऑल्सो कैप्चर्ड। सूरत भी कैप्चर हो जाते हैं और शॉर्ट टाइम में मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं गुजरात की वो भी इसके अपने कंट्रोल में होती है। और अकबर ऑर्गेनाइज करता है गुजरात को इनटू अ प्रोविंस, एक प्रोविंस बनाता है और उसको प्लेस करता है मिर्ज़ा अजीज़ कोका के अंडर, और खुद जो है कैपिटल सिटी में वापस आ जाता है, मुगल कैपिटल। हाउएवर 6 महीनों के अंदर ही बहुत सारे जो है रेबेलियस ग्रुप्स जो थे वो एक साथ आते हैं, किसके अंदर, इख्तियार उल मुल्क के अंडर और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा के अंदर, और वो फिर से बगावत कर देते हैं मुगल रूल के खिलाफ। और इसकी वजह से जो मुगल रूलर है उसको जो है नंबर ऑफ टेरिटरीज जो हैं वो जो है खोनी पड़ती हैं गुजरात की। अब ये न्यूज़ सुनने के बाद अकबर जो है मार्च करता है आगरा से एक तेज़ी के साथ, और वो कुछ सोल्जर्स के साथ, और वो अहमदाबाद में 10 दिनों के अंदर पहुंच जाता है। वो इस रेबेलियन को क्विकली 1273 में जो है सप्रेस करता है, और आफ्टर थोज अकबर जो है, जब ये रेबेलियन ख़त्म होती है और गुजरात को कंसोलिडेट किया जाता है, तो अकबर अब अपनी ध्यान जो है वो बंगाल की तरफ घुमाता है, बंगाल और बिहार। ठीक है, तो इस तरीके से गुजरात को जो है वो कॉन्कर किया जाता है अकबर के द्वारा। मास्टरमाइंड है वॉर का। लक भी बहुत था, किस्मत इसके साथ थी, एज भी इसके साथ थी, और कुछ ब्रिलियंट लोग जो इसने, अब देखो आप अगर अच्छे लोग जो है ना अपने एम्पायर में जो है रखोगे ना सर्विस में, तो वो रिजल्ट देगा। बट अच्छे लोग रखने के लिए आप में वो नैक ऑफ टैलेंट भी तो होना चाहिए लोगों को पहचानने का, जो इसने राजपूत के साथ किया। जो मालवा में ब्लंडर हुआ उसके बाद जो इसने मालवा के रूलर के साथ किया। अब बिहार और बंगाल, ये भी गुजरात की तरह इक्वली इंपॉर्टेंट था। बंगाल भी जैसे वो वेस्ट की तरफ दरवाज़ा खोलता है सारे ट्रेड और कॉमर्स का और शिप्स का और सब कुछ का, ओशन का, वैसे ही बंगाल ईस्ट की तरफ खोलता है और मल्टीपल जगहों पे अफगान। और ये एरिया जो था, अफगान्स जो है अभी भी बंगाल और बिहार में जो है वो स्ट्रॉन्ग थे। ये वही डिसेंडेंट ऑफ शेर शाह सूरी और वो सब। ही हैड ओवररन उड़ीसा एंड किल्ड इट्स रूलर। उड़ीसा में जाता है, वहाँ के रूलर को मारता है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स अमंग अफगान्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय न्यू रूलर्स। दाऊद खान जो है ना, यहाँ पे जो है दे ऑल्सो ओवररन अफगान्स जो है ना, ये उड़ीसा में जाके उनके रूलर को मारते हैं, और यहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रही है, कोई मैं बनूंगा बादशाह, मैं बनूंगा, और ये पूरा असमंजस चल रहा है। दाऊद खान जो है अपने आप को नया रूलर जो घोषित कर देता है। अकबर इस सब चीज़ों में देखता है कि ईस्ट में बड़ी अनारकी है, बंगाल बिहार में भी बड़ी अनारकी चल रही है, रूलर्स वेर नॉट इन लाइन और दे वर फाइटिंग अमॉन्ग्स ईच अदर। तो अकबर को ये अपॉर्चुनिटी दिख लिया। 1574 में अकबर अलॉन्ग विद खान खां जो है मुनीम खान के साथ जो है वो मार्च करता है बिहार की तरफ,
और कुछ ही टाइम में जो है वो हाजीपुर, पटना और गोहर जो है बंगाल जो है वो कैप्चर कर लेता है। दाऊद को जो है फोर्स टू सू फॉर पीस, अब वो मजबूर हो जाता है शांति बहाल करने के लिए, ठीक है। बट ही सुन फिर से वो रेबेलियन कर देता है। तो इन्हें स्टिफ बैटल बिहार में 1576 में लड़ाई होती है। दाऊद खान को जो है वो हरा दिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ऑन स्पॉट उसको मार दिया जाता है, बगावत करने के लिए बेईमान था। विद दिस जो इंडिपेंडेंट रूल था बंगाल का वो भी खत्म हो जाता है और बंगाल भी जो है वो अकबर के कब्जे में और मुगल एम्पायर के कब्जे में आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है बंगाल भी कैप्चर कर लिया जाता है। गुजरात, बंगाल, राजस्थान, मालवा, मेवाड़ सब एरियाज जो है कैप्चर कर लिए। फिर ये घूमता है, फिर इसको देखो रेबेलियन एंड फर्दर जो है एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब 1580-81 के दौर में सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वो अरोज होती हैं इन सम रीजन्स ऑफ मुगल एम्पायर। पर्टिकुलरली जो है बगावत बहुत सारे इन रीजन्स में होती है मुगल एम्पायर के खिलाफ, बंगाल, बिहार, गुजरात में और नॉर्थ वेस्ट में। और इन सब की जो जड़ थी, रूट कॉज था, वो थे अफगान्स। क्योंकि इन्हें मुगल्स ने इन्हें हर जगह से हटा दिया था, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मालवा हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो, चाहे काबुल हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अकबर की पॉलिसी जो थी स्ट्रिक्ट, जो जागीर की एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ दाग सिस्टम, ब्रांडिंग जो घोड़ों की थी, स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग इनकम कितनी हुई है, वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ही वॉज स्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा स्ट्रिक्ट था और इट शुड बी गुड फॉर द फॉर द एम्पायर सच ए किंग। अच्छा, इससे जो है बहुत ज्यादा नाराजगी थी, जो बड़े अमीर लोग थे, नोबिलिटी ये वो। और इसके बाद ये फर्दर फ्रेम हुई कुछ रिलीजियस डिवाइन्स की, कुछ मजहबी जब बातें आती है ना, वो भी जो है अकबर के जो लिबरल पॉलिसीज है, जैसे जजिया जैसी चीज़ें, पिलग्रिम जैसे टैक्सेस और भी बहुत सारे कानून वो लेकर आया। खुद भी वो रिलीजन जो है, द रिलीजन ऑफ जो मुगल स्टेट था, वो भी नहीं इतना ज़्यादा जो है फॉलो करता था। इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उसकी वजह से बगावत हुई। और फिर जो लैंड जो है, लार जो है रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स जो ज़मीनों की इसने दी, जो उसने इलीगली ऑब्टेन की थी, समटाइम इलीगली भी, ज़बरदस्ती भी लेकर दूसरों को दी। तो इसकी वजह से एक मल्टीपल पार्ट्स ऑफ जो है कंट्री जो है वो रेबेलियन हुए, बगावतें शुरू हुई। अब इनको कैसे ख़त्म करेगा? तो ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन, लोकल ऑफिसर्स ने जो है सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं किया, तरीके से काम नहीं किया। बंगाल और ऑलमोस्ट पूरा बिहार जो है वो बगावतियों के हाथ में चला गया। अब ये रेबल्स जो थे, लीडरशिप मौसम खान जो कबूली, रोशन बेग, मिर्ज़ा शरफुद्दीन और अरब बहादुर, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया अकबर को, मिर्ज़ा हाकिम को, ठीक है, डिक्लेयर्ड अकबर ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम जो काबुल में था उनका किंग। तो अकबर जो है इमीडिएटली लार्ज फोर्स जो है भेजता है राजा तोदरमल के और शेख फरीद बख्शी के अंडर, एंड सुन मुगल फोर्सेस जो है वो सक्सेसफुली क्रश करती हैं, पूरे रेबेलियन को मार काट के भगाती हैं और बंगाल को और जितने भी सारे एडजॉइनिंग एरियाज में। तो राजा मानसिंह और भगवान दास जो है वो जोड़े बड़े स्टाउट डिफेंस जो है टू मिर्ज़ा हाकिम का अटैक जो होता है लाहौर पे, उसमें भी जो है डिफेंड करना। मिर्ज़ा हाकिम भी उधर से अटैक कर देता है लाहौर पे वेस्ट में, तो मान सिंह और भगवान दास जो है बड़ी बहादुरी से जो है वो भी डिफेंड कर लेते। और अकबर जो है क्राउंड ही सक्सेस, उनकी सक्सेस को जो है क्राउन करने के लिए वो खुद मार्च करता है काबुल में 1581 में। तो पहली बार इंडियन रूलर जो वो इंटर हुआ है इस हिस्टोरिक टाउन में। तो अकबर गेव द चार्ज ऑफ काबुल, अपनी बहन को जो है चार्ज देता है, बख्तुसनिया जो है, बख्तुसुनिया ऐसे नाम है बेगम को, और लेटर ऑन राजा मान सिंह जो है उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर जो है काबुल का, और काबुल जो है वो उसको जो है एज ए जागीर दी जाती है। तो इस तरीके से जो है काबुल भी जो है वो अटेंड किया जाता है और ये मल्टीपल जो रेबेलियस है इसको भी खत्म किया जाता है। बचता है पंजाब और नॉर्थ वेस्ट। 1584 में का वक्त आता है और हेरिडेटरी एनिमीज ऑफ जो मुगल थे, अब्दुल खान उज़्बेक, अवरन जो है, जो बदख्शां विच वाज बीइंग रूल्ड बाय जो तैमूरिड प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था, तो ये जो है काबुल को कहीं ना कहीं खतरा हो गया। और ये इनके जानी दुश्मन थे उज़्बेक्स, क्योंकि बाबर को भी इन्होंने भगाया था इंडिया, ठीक है, काबुल से निकाल के, समरकंद से निकाल कर जो है। तो अब जो है, और ये जो है यहाँ पे मिर्ज़ा हाकिम जो है एक तैमूराइड प्रिंस है, उसको जो है बदख्शां से भी निकाल दिया गया, और वो आके जो है अकबर से जो है मदद की जो है दुहाई मांगता है। अकबर इमीडिएटली जो है ऑर्डर करता है मान सिंह को
टू मार्च टू काबुल, के काबुल जाया जाए, और ही हिमसेल्फ मूव टू अटक, और वो खुद अटक चला गया इंडस रिवर के किनारे पे, ताकि सारी रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाए उज़्बेक्स की। और वो एक्सपीडिशन भेजता है कश्मीर भी एंड बलूचिस्तान में, तो होल ऑफ द कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, जो बाल्टिस्तान है, इंक्लूडिंग जो तिब्बत कुर्द हैं और बुर्ग हैं, वो सारे के सारे मुगल डोमेनियन बन जाता है। और ये खैबर पास तक एक्सपीडिशन भेजी जाती है, फौज भेजी जाती है, जो ब्लॉक्ड बाय द रेबेलियन ट्राइब्स में, जो रोशानी ट्राइब्स हैं उनके द्वारा। रोशानी ट्राइब एक सेक्ट था जो लार्ज नंबर ऑफ फॉलोइंग थे, वो एस्टेब्लिश किए गए थे सोल्जर्स कॉल्ड पीर रोशानी के द्वारा। हिज सन जलाल जो था हेड था इस सेक्ट। अकबर जो है, अकबर गिव ड्यूटी ऑफ सप्रेसिंग द रोशानीज, और जैन खान टू जैन खान को बोला कि आप इनको सप्रेस करो, अलॉन्ग विद सैयद खान गाकर और राजा बीरबल को। इन वन ऑफ दीज एक्सपीडिशन अकबर का जो फेवरेट बीरबल है उसकी भी जान चली जाती है यहीं पे। तो अकबर का जो डिप्यूटेड था राजा तोदरमल और राजा मान सिंह टू सप्रेस द रेबेलियन, फिर भेजा जाता है इनको कि इन बगावतियों को मारो इधर नॉर्थ वेस्ट में, और वो फोर्स करते हैं इन रोशनाइज को सबमिट करने पे। 1290 में फिर अकबर अपॉइंट करता है खाने खां एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, और गिविंग हिम, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ये बलूच को जो है सबड्यू करने के लिए, जो ट्राइब्स थी एक सिंध रीजन की। एंड और फिर ये इस सारी टेरिटरी को कॉन्कर करता है। फाइनली 1595 में जो है मुगल सुप्रीमेसी जो है वो एस्टैब्लिश होती है पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में। इनफैक्ट अकबर जो है वो लाहौर में ही रहता है 1598 तक, जब डेथ होती है अब्दुल उज़्बेक की, और फाइनली ये खतरा जो है उज़्बेक्स का ख़त्म होता है। जो कंसोलिडेशन होता है फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, जो फ्रंटियर है एम्पायर की, उसको जो है फिक्स किया जाता है। दो टू देखो ना, कंसोलिडेशन जो नॉर्थ वेस्ट का और जो फिक्स की गई है फ्रंटियर एम्पायर की, ये दो मेजर कंट्रीब्यूशन थे अकबर के नॉर्थ वेस्ट से, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है हमेशा से जो है वो सेंटर ऑफ प्रॉब्लम्स रहा है जितने भी एम्पायर्स हैं पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया और दक्कन, तो आफ्टर ये सेटल करने के लिए सस करने के बाद सारे अफेयर, अकबर जो है अब अपना ध्यान जो है वो अफेयर्स का ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया और दक्कन की तरफ घुमाता है। 1592 में मुगल मनसबदार राजा मान सिंह जो है पूरे उड़ीसा को, मुगल एम्पायर के कोचिन, बिहार और पार्ट ऑफ जो ईस्ट बंगाल है इंक्लूडिंग जो ढाका है, वो मुगल रूल के अंदर लेके आता है मान सिंह पूरे ईस्ट। मिर्ज़ा अजीज़ कोका जो था, जो फोस्टर ब्रदर एक था अकबर का, जो उसने उनके वहीं पला हुआ था, वो कॉन्कर करता है काठियावाड़ को इन्वेस्ट, और 1591 में जो है अकबर अडॉप्ट करता है पॉलिसी ऑफ एग्रेशन टूवर्ड दक्कन की तरफ। पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेकर काबुल से लेकर बंगाल और गुजरात, राजपूताना स्टेट्स, और ये सारी जब उन्होंने जो है अपने कब्जे में ले ली, अब अकबर जो है अपना ध्यान जो है वो करता है, घुमाता है दक्कन की तरह, और अहमदनगर की तरफ भेजता है वो फौज को। किसके कमांड में? प्रिंस मुराद और अब्दुल रहीम खान खां। तो अहमदनगर भेजा जाता है कमांड प्रिंस मुराद और अब्दुल रहमान खान खां के अंडर। 1595 में मुगल फोर्सेस जो है वो इन्वेड करती है अहमदनगर में, एंड जो है चंदा बीबी जो एक डिसीज्ड सुल्तान सिस्टर थी, और वो मुगल फोर्सेस जो है, एंड चंदा बीबी द डिसीज्ड सुल्तान सिस्टर वाज डिफीटेड, यहाँ हारती है, हैवी लॉसेस दोनों तरफ होते हैं, तो एक ट्रीटिस वर्कआउट की जाती है। चंदा बीबी जो है वो जो है बेरार का रीजन जो है वो मुगल्स को दे देती है, ठीक है। और कुछ वक्त के बाद आफ्टर सम टाइम चंदा बीबी जो है वो बेरार को अटैक कर, पहले तो ट्रीटी करके जो है मुगल्स को दे देती है, फिर बाद में जो है शांति का मतलब समझौता करके फिर खुद ही अटैक करती हैं बेरार को, ताकि वो वापस ले सके। किसके? आदिल शाही और कुतुब शाही की मदद से। बहमानी किंगडम्स के, याद है ना मैंने आपको बताया था, टुकड़े टूटी थी जो बहमानी किंगडम 4-5 पार्ट्स में, आदिल शाही और कुतुब शाही। अब मुगल यहाँ पे उनका बड़ा नुकसान होता है, लेकिन वो अपनी पोजीशन फिर भी मेंटेन रखते हैं। तो जो सीरियस डिफरेंस था बिटवीन मुराद और अब्दुल रहीम खान खां के बीच का, जो उनके बीच में भी कुछ मुठभेड़ थी, कुछ डिफरेंसेस थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ मुगल की पोजीशंस जो है यहाँ वीक कर देते हैं। अब आफ्टर देयरफॉर खान खां को वापस बुलाया जाता है, और उसकी जगह अब्दुल फजल को भेजा जाता है दक्कन में। तो आफ्टर प्रिंस मुराद की डेथ के बाद इन 1598 प्रिंस दानियाल और खान खां जो है उनको दक्कन में बेचा जाता है, और अहमदनगर को जो है वो फिर से कैप्चर किया जाता है, और साथ साथ में वो कैप्चर कर लेते हैं असीरगढ़ को भी, और एडजॉइनिंग रीजन्स जो है वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आते हैं मराठास के साथ। यहाँ पे मराठास के साथ कन्फ्लिक्ट में आएंगे, जो बाद में औरंगजेब के साथ भी चलेगा। तो 1605 में अकबर डिसाइडेड, अकबर को जो है डायसेंट्री की वजह से और की मौत हो जाती है, और उनको बरी किया जाता है सिकंदरा में।
ठीक है। अकबर वाज नॉट लाइक्ड फॉर हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बाय शेख अहमद, जो है सिर हिंदी, जो सूफी लीडर थे, उसके उनको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी पसंद नहीं थी। तो इस तरीके से पूरा जो है ये कैप्चर किया जाता है एरिया जो है अकबर के द्वारा, जो होल ऑफ द इंडिया, नॉट होल ऑफ द इंडिया, सिर्फ दक्कन और मुगल सभी अभी नीचे बाकी हैं। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगर इस पीरियड की बात करें ड्यूरिंग अकबर, तो बहुत सारे इंडिजिनस आर्ट स्टाइल्स जो हैं वो इनकरेज की गई। अच्छा, यूज़ जो है कॉमन यूज़ हुआ है सैंडस्टोन का, यूज़ ऑफ आर्चिज, अच्छा मेनली डेकोरेटिव फॉर्म के लिए, डेकोरेशन में। अच्छा, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो मैं आपको बताऊंगा ही, आर्ट एंड कल्चर में यहाँ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे उसने ही बिल्ट आगरा फोर्ट बनाया लाल पत्थर से, रेड सैंडस्टोन से। अदर फोर्ट जैसे लाहौर में बनाया, इलाहाबाद में बनवाया। अच्छा, इसने फतेहपुर सीकरी की जो है सिटी बनाई, सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री, जो आगरा के पास है। पैलेस कम कॉम्प्लेक्स बनाया, पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया। बहुत सारी बिल्डिंग गुजरात बंगाली स्टाइल में जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में मिलती है। मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग जो है वो जामा मस्जिद और गेटवे है, जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। ठीक है, जिसको 176 फीट हाइट है, जिसकी वो 1572 में बनाया था अकबर की गुजरात की विक्ट्री पर। ऑन द अदर कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग और फतेहपुर सीकरी के बताए तो जोधाबाई पैलेस है, पंचमहल है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इन ए प्लेन ऑफ बुद्धिस्ट विहारा स्टाइल में बनाया। दीवान ख़ास, दीवान आम, शेख सलीम चिश्ती की यहाँ पे जो है टॉम्ब है। तो ये सारी चीज़ें जो है अकबर ने बनवाई। वैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें बनवाई, बाकी भी कुछ और मल्टीपल चीज़ें बनवाई हैं, उनके बारे में भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है अकबर का हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्यूरिंग द रेन ऑफ जो है अलेक्जेंडर, सॉरी अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर के टाइम पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जो है अकबर। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसी थी अकबर के 2 पीरियड में। एक सेकंड, मुझे ये थोड़ा ठीक करने दो। तो अच्छा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था, वो ऑब्वियस सी बात है, वो था एम्परर। ओके, ये जो है सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो क्या है, जो मिलिट्री को भी कंट्रोल करता था, मिलिट्री का भी हेड था। अच्छा, जुडिशरी का भी, जो जुडिशरी है उसका भी जो है सबसे सुप्रीम हेड जो है यही था। ठीक है। और जितने भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अफसर से, पोजीशन से, जो पावर और पोजीशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसकी होती थी। एम्परर की अथॉरिटी थी, उसके पास अथॉरिटी थी कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। में से किसी को गवर्नर अपॉइंट करना है, सूबेदार करना है, आर्मी जनरल करना है, मिलिट्री जनरल, वो अच्छा वो प्रमोट कर सकता है किसी को भी, जिसको चाहे उसी को प्रमोट कर सकता था। ठीक है ना, एब्सोल्यूट पावर थी। ठीक है। और रिमूव भी कर सकते, किसी को भी रिमूव करना है उसका प्लेजर है, उसकी मर्जी है, वो किसी को भी रिमूव कर सकता है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो आता था किसका, एम्परर का। अच्छा, एम्परर के नीचे जो दूसरे नंबर पे आता है, जो दूसरे नंबर पे इंसान आता था, वो था वजीर, जिसको प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। वजीर जो है, ये पोजीशन एक्चुअली रिवाइव हुई है मुगल्स के अंडर। ठीक है। और ये जो है वेरियस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जो है हेड करता था, हेडेड वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट्स जो है वो जो है ये हेड करता था। अच्छा, ये प्रिंसिपली लिंक था, देख ये रूलर जो किंग है, ठीक है, उसके और जो बीच बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच का जो लिंक जो है, लिंच पिन जो है, वो होता था वजीर। ठीक है। ये इनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वजीर जो है वो किंग तक पहुंचाता था। ठीक है। बाबर और हुमायूं के वजीर जो है वो और ज़्यादा ग्रेटर पावर इंजॉय करते थे, लेकिन अकबर तक आते आते अकबर ने जो है इस वजीर की पावर को भी कम कर दिया था। ठीक है। अकबर ने बहुत सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज की थी, जैसे वकील वजीर जो है वो आया, बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई बहरम खान के बाद शायद एक्चुअली है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड भी यही होता है, वो वजीर ही रहा। बट लेकिन प्रिंसिपल एडवाइज़र जो होता है, जो प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है
वो जो है वज़ीर के अंडर जो है वो वज़ीर नहीं रहा अकबर के रेन में, ठीक है। हाँ, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अभी भी जो है वो वज़ीर ही था, ठीक है। बाकी चेक्स एंड बैलेंसेस देखने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल पावर्स इसको दी गई थी, लेकिन नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, इसको जो है बट एक एक्सपर्ट रेवेन्यू अफेयर्स मिनिस्टर भी होता था इन्हीं के दौरान, जो जानकारी जिस फील्ड की रखे थे, ठीक है, जिसे दीवान आलिया कहते थे, दीवान आला, ठीक है। ये होता था एक एक्सपर्ट जो है फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए, ये भी रखा जाता था, ओके। अच्छा, इसके नीचे जो है वो आता था मीर बख्शी, जो है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है ये एक्चुअली जो है मिलिट्री की एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, मिलिट्री की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये देखता था मीर बख्शी, ओके। इसको हेड ऑफ नोबिलिटी भी कहा जाता था। ये अपॉइंट, ये जो है रिकमेंड करता था एम्परर को, जो किसको जो है मनसबदार जो है मनसब के लिए किसको अपॉइंट किया जाए, किसको मनसबदार बनाया जाए, या प्रमोशन किसकी की जाए ना। तो ये जो है स्पार्शें जो है करता था एम्परर को। जब रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होती थी फिर दीवान जो है वो कंफर्म करेगा, और दीवान जो है वो असाइन करेगा जागीर जो है उस मनसबदार को, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर को देखने के लिए। अच्छा, जो ये मीर बख्शी है ये जो है हेड होता था एक और चीज़ का, इंफॉर्मेशन एजेंसी का, इंटेलिजेंस जो है, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है। इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन का जो है ये हेड होता था, सारे जासूस ये सिपाही जो है, इसे जो जो फैलाए हुए थे पूरे एम्पायर में, पूरे एम्पायर में, किस जगह किंगडम में क्या हो रहा है, छोटी मोटी बात हर चीज़ों के लिए, ठीक है। न्यूज़ रिपोर्टर्स जो हैं वो सारे इसके अंदर होते थे, ठीक है। तो मीर बख्शी के अंडर ये भी होती थी, इंटेलिजेंस भी होती थी, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे आता था, मीर बख्शी के नीचे आएगा मीर सम्मान। मीर सम्मान जो, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रॉयल हाउस होल्ड, जो रॉयल हाउस होल्ड है, रॉयल जो हाउस होल्ड है उसको जो है उसकी देख रेख के लिए ये रखा जाता था, ठीक है। जैसे जो हरम है, ठीक है, जो रॉयल कारखाने हैं उनके बारे में। अच्छा, जो बाकी जो पैलेस है, जो रॉयल पैलेस है उसके बारे में, जो जितनी भी ख़रीदो फरोख्त है, जो चीज़ें ख़रीदी जाएंगी, जो रखी जाएंगी, ये सारी इसके अंदर आती थी। बहुत सारी चीज़ों को मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है, रॉयल कारखाने में मेंटेनेंस चाहिए, उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो इसके अंडर होती थी, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल, इस मीर सामान के पास ना रॉयल बॉडीगार्ड्स जो थे, जो रॉयल बॉडीगार्ड्स हैं उनकी भी जो है, उनको भी किसको नियुक्त करना है किसको नहीं करना है वो भी इसी के अंडर आते थे, ठीक है। उनको यही कंट्रोल करता था, ठीक है, उनकी सुपरविजन भी यही करता था। अच्छा, उससे नीचे आता है काजी, जो है काजी, या फिर सदरुल सदर सदरुस्सुदर ऐसे है, सदरुस्सुदर ऐसे नाम से है एक। अच्छा, ये जो था ना, ये काजी जो है या सदरुस्सुदर जो है ये चीफ होता था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, चीफ जो है जुडिशियल ऑफिसर या डिपार्टमेंट, जुडिशियल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, ठीक है, ये होता था, ठीक है। जुडिशियल डिपार्टमेंट का जो है वो हेड, ओके। तो उसकी ड्यूटी थी कि प्रोटेक्ट करना लॉ, जो है शरीयत का जो लॉ है, ठीक है, शरीयत का जो लॉ है उसको प्रोटेक्ट करना, वो सारी चीज़ें देखनी जो है ये होती थी। बहुत सारी कन्फ्लिक्ट में भी आया अकबर के टाइम पे ये जो है ये डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट है, एक और था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका नाम था मुतासिब्स, ठीक है, मुतासिब्स। ये होता था एक्चुअली पब्लिक मोरल को सेंसर करना, मॉरल्स, ठीक है, बहुत सारी रूल्स मोरालिटी के, एथिक्स के, फेयर प्रैक्टिसेस जो यूज़ करनी है, मतलब जैसे वेट एंड मेजर्स, कोई बेईमानी नहीं कर रहा उसको जो है देख रेख करनी, ठीक है। मतलब धोखाधड़ी ऐसी चीज़ नहीं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, कोई बेईमानी नहीं कर रहा, किसी नोबल की कोई हाई सैलरी है उसको चेक करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती थी इन इसके द्वारा, ठीक है। वेट एंड मेजर इन्फोर्स करना, फेयर प्राइजेस, मार्केट में जो है वो फेयर प्राइजेस हों, ठीक है, कोई गड़बड़ ना हो, ये सारी चीज़ें जो है ये देखता था मुतसिब्स। अच्छा, मल्टीपल नंबर्स के होंगे ये। तो ये थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेंटर की। अब पढ़ते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसी थी। देखो, मुगल एम्पायर को ना 12 सूबाज में डिवाइड किया गया था, 12 सूबाज, ठीक है।
जिनको प्रोविंसेस भी कहा जाता है, सूबा या प्रोविंसेस एक ही बात है, ठीक है। ये कौन कौन से थे? एक था इलाहाबाद, ठीक है, एक आ गया आगरा, अवध, अजमेर, ठीक है, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल और दिल्ली, ठीक है, काबुल। अच्छा, फिर आ गया मालवा। अच्छा, फिर था मुल्तान था, ठीक है। ये जो है ना, बाद में तो अहमदनगर, बेरार, गंदेश वो भी सब ऐड हुए मुगल एम्पायर में, तो इंक्रीज होकर कुछ 20 हो गए थे। तो अर्लियर जो है 12 सूबा थे। सूबा मतलब प्रोविंसेस, मतलब जैसे आजकल स्टेट्स होती है ना, उस तरीके से। अब इसका कैसे था, देखो, सबसे ऊपर था सूबा, जिसको प्रोविंसेस भी कहा जाता है। इसको कौन रूल करता था? सूबेदार, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? गवर्नर भी कहा जाता है, ठीक है, गवर्नर भी कहा जाता है। और सूबा को जो है वो प्रोविंस भी कहा जाता है, कह सकते हो तुम लोग, मतलब। उसके नीचे आती थी सरकार, सरकार, ठीक है, पहले सरकार वैसे थी। ये हो गई डिस्ट्रिक्ट, मतलब, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। और आजकल मतलब, और इसको जो है, इसको एडमिनिस्टर करता था सूबेदार, नहीं सूबेदार नहीं, फौजदार, सॉरी, फौजदार जो है वो इसको एडमिनिस्टर करता था, लॉ एंड ऑर्डर को। और लॉ एंड ऑर्डर को जो है फौजदार करता था। और अला जो है अमल गुजार जो है, अमल गुजार जो है वो असेसमेंट करता था, लैंड रेवेन्यू कितना है, लैंड असेसमेंट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता, ये सारी चीज़ें ये करता था। अच्छा, इसके नीचे जो है वो आती है परगनास, ठीक है, परगनास, ठीक है। जैसे आज तहसील हो गई ना, वैसे सब डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है वो करता था शिकदार्स, वही जैसे सूरी के टाइम पे करता था। और उससे नीचे आ गए विलेजेस, ठीक है। अब विलेजेस को कौन कर रहा है? विलेजेस को जो है मुकद्दम, ठीक है, या विलेज हेड जिसको बोलते हैं। तो सूबेदार, फौजदार, शिकदार और मुकद्दम। वो सबसे ऊपर सूबा, फिर सरकार, फिर परगनास और फिर विलेजेस, ठीक है। तो बाकी सिस्टम तो उसमें भी देखो, दीवान होता था, देखो जैसे सूबा है, कोई सूबा है, ये है सूबा, तो इसमें एक दीवान भी होगा, जो है रेवेन्यू के रिलेटेड मैटर्स देखेगा, ठीक है। फिर इसमें जो है बख्शी होगा, ठीक है, बख्शी भी होता था। बख्शी क्या है? जो मीर बख्शी सेंटर में करता है काम एमपी, वही मीर बख्शी जो है इसमें भी करेगा। इसमें भी जो है, बाकी तो इसमें सूबे में जो है वो सूबेदार तो होगा ही, जो ओवरऑल देखेगा, जो सबसे ऊपर होगा रूल करने वाला, जैसे सेंटर में जो है किंग होता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, सरकार में भी वैसे ये फौजदार होता है, ठीक है। अलमगार एक हो गया, जो रेवेन्यू शेवेन्यू के, ठीक है, अमलगार, वो सारी चीज़ें देखेगा। नीचे शिकदार होता है, फिर कोतवाल भी होते थे। अच्छा, कोतवाल जो थे, कोतवाल, अच्छा, एक कोतवाल नाम है, ये क्या टर्म्स है? नहीं सॉरी, कोतवाल्स, ये जो थे ना, जो टाउन्स होते थे, समझे, उनको जो है, उनका चार्ज था लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का मेंटेन करने का। लॉ एंड ऑर्डर जैसे आज म्यूनसिपलिटी में है ना, वहाँ अफसर होंगे कुछ, तो कोतवाल्स होते थे। ये परगनाज में, तो परगनाज के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, टाउन्स हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, उनमें, ओके। अच्छा, मैंने बता दिया, अमलगार या अमील जो था वो क्या है? रेवेन्यू कलेक्टर होता था। रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करता था, असेसमेंट करता था, वो सारी चीज़ें करता था। विलेज में मुकद्दम होता था। अच्छा, विलेज में, ठीक है, ये विलेज है सबसे नीचे, इसमें क्या है? इसमें तो एक मुकद्दम हो गया, और एक पटवारी होता था। इसमें भी लैंड का जो है असेसमेंट करना, ये करना, ये सारी चीज़ जो आज भी करता है। पटवारी होता था जो ज़मीन के, विलेज के रिकॉर्ड्स को जो है वो कलेक्ट करता था। अच्छा, एक और चीज़ है, जो फोर्ट्स हैं, जो फोर्ट्स हैं, उनको जो है, उनको की देखभाल के लिए होता था किलादार, किलादार, ठीक है। और क्या चीज़ है? अच्छा, पोर्ट्स, एक और चीज़ है। पोर्ट्स जो थे, जो पोर्ट होते थे, जो होते हैं ना समुद्र के किनारे के, अच्छा, उनको जो है, उनको गवर्न करने के लिए कौन होता था? वो होता था जो है मुत्ता सदी, ये होता था, ठीक है। और कोई चीज़ रहेगी? शिकदार मैंने बता दिया, जो पर शिकदार, शिकदार टर्म बताई ना मैंने। शिकदार जो है वो एग्जीक्यूटिव अफसर होता था, किसका? एग्जीक्यूटिव अफसर किसका होगा? परगनास का, ठीक है, परगनास का, ओके। अच्छा, फौजदार मैंने बता दिया, फौजदार किसके होते हैं? सरकार के,
मतलब ये सरकार हो गया जो डिस्ट्रिक्ट होती है। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स देखेगा, ठीक है। रेवेन्यू मैटर जो है वो अमल गुजार देखेगा, अमील भी जिसको कहते हैं, ठीक है। फौजदार की प्राइमरी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू जो कलेक्ट करेगा वो अमील ही करेगा। अच्छा, और कोई चीज़ इसमें बचता क्या है? हाँ, लैंड रेवेन्यू। अच्छा, जो लैंड रेवेन्यू है, जो लैंड रेवेन्यू था जो मुगल के टाइम का जो अकबर ने किया था, वो एक्चुअली सिमिलर था जो शेर शाह सूरी का था, शेर शाह सूरी के टाइम का वैसा ही था। लेकिन उस टाइम पे हमने शायद रेवेन्यू नहीं देखा, तो अब देखते हैं। शेर शाह सूरी का रेवेन्यू टाइम ना वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जिसको कहा जाने लगा जब्ती, जब्ती, या फिर कहा जाने लगा बंदोबस्त, बंदोबस्त सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या होता था जिसको बाद में इम्प्रूव किया, जो राजा तोदरमल है ना, टोडरमल है ना, तोदरमल है, उसने और ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया इसमें। उसने जो है इस सिस्टम के अंदर टोडरमल ने इन्फॉर्म किया एक सिस्टम के यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सिस्टम, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, और फिक्सेशन ऑफ रेट, फिक्सेशन ऑफ रेट। अच्छा, क्या था? मतलब कि वन थर्ड जो है एवरेज, एक एरिया की एवरेज जो है, एवरेज प्रोडक्शन की जो है वन थर्ड जो है वो कलेक्ट की जाएगी, और ये मोस्टली जो है वो कैश में पेमेंट होती थी। याद रखना, वन थर्ड जो है एवरेज प्रोडक्शन जो है, ये नहीं कि ज़्यादा हुई तो कम हुई, ज़्यादा हुई, नहीं, एवरेज प्रोडक्शन उस एरिया की, उसमें से जो लैंड असेसमेंट किया जाएगा उस ज़मीन को, उसमें से एवरेज कितनी प्रोडक्शन हो सकती है वो थी, वो जो है वो कलेक्ट की जाएगी। हालांकि जो 1280 के दौरान आई थिंक 1280 के आई थिंक अकबर ने जो है इसको मॉडिफिकेशन की थी, शायद अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था दहशाला सिस्टम, दह दहशाला सिस्टम। अच्छा, ये दहशाला सिस्टम क्या है? देखो, इसके अंदर रेवेन्यू जो है वो फिक्स कीजिए एवरेज यील्ड, एवरेज यील्ड का मतलब है एवरेज कितना यहाँ से जो है कमाई हुई है। एवरेज यील्ड जो है किसी भी ऑफ लैंड जो है, लैंड की असेस करने के बाद ज़मीन को, ठीक है, एक ज़मीन है टुकड़ा, इसको असेस किया गया कि इसमें एवरेज जो है कितनी हो सकती है, सिस्टम है ना। 10 साल सिस्टम मतलब पिछले 10 सालों में, 10 ईयर्स में यहाँ पे कितनी प्रोडक्शन हुई है, उसके उसके एवरेज पर, इस ज़मीन का एक पट्टा है, इस पे पिछले 10 सालों में जितनी एवरेज हुई है, ठीक है, और उसको उस हिसाब से जो है वन थर्ड। लेटर इसको इम्प्रोवाइज किया गया, और ये जो है नॉट ओनली इसको जो है लोकल, और फिर जो है इस प्रोडक्शन की जो है यहाँ पे लोकल प्राइस क्या है, लोकल प्राइस क्या है, समझे, तो वो भी अकाउंट में लिया गया। ओके, तो इस तरीके से जो किया। अच्छा, लैंड जो है, अब देखो, ये तो हो गया रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम। लैंड को भी जो है वो चार टाइप्स में डिवाइड किया था। ओके, कौन कौन सी? पहली आती है, पहली थी पोलज, पोलज मतलब जो जमीन जो है एवरी ईयर कल्टीवेट की जाती थी, एवरी ईयर जो है वो क्या है, कल्टीवेट की जाती थी, कल्टीवेटेड। दूसरी सिस्टम आती थी जमीन इसमें, वो थी पराती, पराती। अच्छा, जो मतलब हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स जो है वो कल्टीवेशन की जा रही है, और ये जो है इसी रेट पे जो है इनको भी देना पड़ेगा, पराती वालों को भी, जबकि ये कल्टीवेट करेंगे। मतलब अगर 2 साल के लिए छोड़ दी, तीसरे साल किया है, तो इसी रेट पे जो है इनको देना पड़ेगा रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, तीसरी एक आती है इसमें, इसमें तीसरी आती है, वो है चाचर, अ, च- चच्चर ही है, हाँ चच्चर ही है। चच्चर मतलब कि जो हर 3 या 4 साल में कल्टीवेट की गई हो। और चौथी आती है, वो है बंजर, ठीक है,
जो 5-6 साल में कहीं वो, और उससे ज़्यादा सालों में, 5 या 5 से ज़्यादा सालों में जो है एक बार कहीं कल्टीवेट की जाती है। अच्छा, ये दोनों जो है, छाछर और बंजर जो है, इसकी असेसमेंट जो है, इस पे थोड़ा जो है क्या है, थोड़ी सी नरमी बरती जाती है, मतलब कंसेशन दिए जाते हैं। कंसेशनल है, यहाँ पे कंसेशंस दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है, अच्छा, ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, कैरोरीज, ठीक है, कैरोरिस। ये जो हैं, ये क्या करते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं पूरे इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल थे, जो करोड़ ऑफ डैम्स जो है वो कलेक्ट करने के लिए, मतलब 2.5 लाख कितना है, 2.5 लाख रुपए, ये कितना था, 2.5 करोड़, 2.5 लाख है शायद, है ना। ऑल्सो ऑडिट करने के लिए फैक्ट और फिगर्स जो सप्लाई किए गए हैं लोकल्स ऑफिशियल्स के द्वारा, जो रिकॉर्ड कीपिंग वाले हैं। तो अकबर बड़ा इंटरेस्टेड था किस तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, एग्रीकल्चर की, कल्टीवेशन की किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती थी। वो अमिल्स को जो है पूछता भी था, है ना, टू एक्ट लाइक ए फादर टू पीजेंट, के पीजेंट्स के साथ ऐसे व्यवहार करना, अमिल को जो है, अमिल को एज ए फादर की तरह जो है वो बिहेव करना चाहिए, अपने बच्चों को जैसे वो बिहेव करता है इन पीजेंट्स के साथ। ओके, तो बड़ा ही टेक्निकल था। 7th सेंचुरी में दो नई क्रॉप जो है, तंबाकू टबाकू और जो है मेज़ भी, वो भी इंट्रोड्यूस की गई इन 17th सेंचुरी एक्चुअली। बट नो न्यू जो है एग्रीकल्चर कोई टेक्निक इंट्रोड्यूस नहीं हुई इस पीरियड में, ठीक है। पीजेंट्स जो हैं वो ज़मीन रखते थे, वो खुद से जो है उसको किलते थे, ठीक है, और वो खुद से उसको जो है जोतते थे। उन्हें जो है खुदकश्त कहा जाता था, जो जो खुदकश्त, ठीक है, जो खुद की ज़मीन जो है खुद से ही जो है, जो अपनी ज़मीन ऑन करते थे, मतलब लैंड ऑन करते थे, और उस पर टिलीज के मतलब उसको जो है उस पे खेती वेती करते थे, उसको खुदकश कहा जाता था, है ना। जो हु पेड जो है रेवेन्यू, कस्टमरी रेट पे जो है, जो कस्टमरी रेट है उस पे जो है रेवेन्यू पे करते थे सरकार को। ओके, तो बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, ये तो ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम है जो है। एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम इस दौर पे था, वो था मनसबदारी सिस्टम। मनसब जो है, मनसबदारी सिस्टम, ये क्या था, हमने बहुत बार सुना है मुगल एम्पायर के जब डिस्कशन करते हैं, मनसब मनसब। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम अपने एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात याद रखना, किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने। अकबर ने जो है मनसबदारी सिस्टम को लेकर आया था। इस सिस्टम के अंदर हर ऑफिशियल्स, मतलब जो भी मनसबदार है, जो भी ये मनसबदार है, इसको जो है उसको एक मनसब सौंपी जाएगी। मनसब क्या होता है, वाज असाइंड ए रैंक, मतलब एक मनसब सोच, एक रैंक जो है उसको दिया जाएगा। ओके, लोएस्ट रैंक, सबसे कम रैंक होता था 10, और सबसे हाईएस्ट होता था 5,000। बाद में तो बढ़ा जब औरंगजेब के टाइम और बढ़ गया था, नोबल्स के लिए ना, हाईएस्ट जो था ये था। अच्छा, जो प्रिंस थे रॉयल ब्लड के, जो रॉयल ब्लड के प्रिंस थे, रॉयल ब्लड के जो प्रिंस थे, उनको और हायर रैंक भी जो है वो सौंपी जाती थी, दी जाती थी। जैसे राजा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका था, उनको जो है 7,000 की रैंक दी गई। ओके, तो कोई रिजिड सिस्टम इतना नहीं था कि रैंक्स ज़्यादा नहीं हो सकती, होती थी। और मनसब का रैंक हेरिडेटरी नहीं था, सब अपॉइंट होते थे, प्रमोशन होती थी। डिसमिस जो है वो डायरेक्टली जो है वो एम्परर के द्वारा किए जाते थे, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, डिसमिस। ओके, अच्छा, ये मनसबदारी सिस्टम में क्या है, इसमें जो है दो, इनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ओके, पहला था जात एंड सवार। ये क्या है, जात और सवार। जात का मतलब है पर्सोनल, और अपार्ट फ्रॉम फिक्सिंग द पर्सनल स्टेटस ऑफ पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की, इट इज आल्सो डिसाइडेड सैलरी ड्यू टू हिम। देखो, सवार रैंक जो है वो करता है कि इसके पास कितने घोड़े हैं, कितने लोग इसको घोड़ा चलाने, कैवेलरी मैन इसके पास कितने हैं, ठीक है, और कितने लोग इसे मेंटेन करने के लिए चाहिए। ये सवार रैंक वाले, ये दूसरे वाले होते थे, मतलब जात वाले, मतलब पर्सनल स्टेटस से भी कुछ लोगों को मिला है, जैसे प्रिंसेस को मिला है, ठीक है, किसी की अचीवमेंट्स की वजह से मिला है, ठीक है, और सैलरी की वजह से भी डिसाइड होता था किसकी कितनी सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी हायरार्की क्या है, कितना बड़ा है वो ऊपर है ना।
मानसिंह रतन ये है, या फिर कोई प्रिंस है, या फिर वो बड़ी बातें आते हैं ज़ात में, वो आते हैं। तो सवार में कितने घोड़े हैं, किसी नंबर ऑफ जो कैवलरी मेन्स उसके पास हैं, कितने मेंटेन करने पड़ेंगे उसको एक सवार मनसबदार का रैंक, मनसब का रैंक उसे अलॉट होने के लिए। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। इनको 3 कैटेगरी और में डिवाइड किया गया है। मतलब मैं समझाता हूँ। पहली कैटेगरी में जो है वो हैं जो पर्सन जिनको रिक्वायर है कि वो मेंटेन करनी है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन। क्या मेंटेन? कितने सवार से इसको मेंटेन करने हैं। ठीक है, मैंने सवार बताया ना, कैवलरी वाले घोड़ा है ना, एंड ही उसकी ज़ात रैंक है, एज ही ज़ात रैंक, उसकी ज़ात रैंक जितनी होगी, मतलब उसकी 10 की है, उसकी 30 की है, उसकी 100 की है, उसकी 1000 की है, उसके हिसाब से उसके अंडर जो है कितने उसको घोड़े मेंटेन करने पड़ेंगे। और कैवलरी मैन फॉर एग्जांपल, इफ अगर फर्स्ट कैटेगरी की ज़ात और सवार रैंक जो है वो 7000 है, 7000 में से 7000। सेकंड कैटेगरी में आते हैं जिनको हाफ, और मतलब अगर जो 7000 है उसके कम से कम 7000 उसके पास जो है कैवेलरी होनी चाहिए, घोड़े और उतने बंदे। सेकंड रैंक में जो है वो आता है पर्सन जो मेंटेन कर सकता है हाफ। मतलब समझो, अगर उसकी ज़ात रैंक है 7000, तो 4000 जो है वो मेंटेन कर सकता है, मतलब हाफ और मोर सवार एज ही ज़ात रैंक। फॉर एग्जाम्पल इन सेकंड कैटेगरी में अगर सवार रैंक जो है वो लोअर है उसकी ज़ात से, ठीक है, देन द ज़ात है ना, तो उस हिसाब से मतलब 50%, ठीक है, 4000 ऐसे ज़ात है, अगर 7000 उसकी ज़ात है तो 4000 उसको मेंटेन करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ है, या 4000 है तो 7000, ऐसे नंबर है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में हाफ, लेस देन हाफ, उस उसकी ज़ात रैंक समझ लो 7000 है, ठीक है, उसको लेस देन हाफ मेंटेन करने पड़ेंगे 3000। ये तीसरे 50% से भी कम। सवार रैंक जो है ना, या तो वो ज़ात, देखो सवार रैंक जो है या तो वो ज़ात रैंक के बराबर हो सकती है, ठीक है, वो या फिर सवार रैंक हायर हो सकती है, तो मनसबदार के ऑफिशियल हायरार्की में उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ ज़ात रैंक डिफाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मनसबदार के पास अगर 4000 ज़ात है और 2000 सवार है, तो वो हायर होगा रैंक में 3000 के मनसबदार से, क्योंकि 6000 टोटल है, और 3000 के मनसबदार से, ठीक है। तो ज़ात रैंक बड़ी मैटर करती है। तो ये थोड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, चेहरा सिस्टम भी है। अच्छा, एक चेहरा सिस्टम के बारे में बताया था ना, इसने भी जो है चेहरा सिस्टम, चेहरा सिस्टम जो है ये क्या है, हुलिया किसी सोल्जर का कैसा है, सोल्जर्स के हुलिये जो है वो भी मैटर करता था, डिस्क्रिप्शन है ना। और दाग सिस्टम में, दाग सिस्टम में क्या है, हॉर्सेस के लिए, ठीक है, ब्रांडिंग की जाती थी, घोड़े को निशान लगाए जाते थे, उनकी इंस्पेक्शन होती थी, ठीक है। जैसे 10-20 का रूल फॉलो किया जाता था, 10-20 का रूल, मतलब कि हर 10 जो है मनसब रैंक वाला, मतलब जिसका मनसब रैंक क्या है, मतलब 10 कैवेलरी वाले, 10 जो कैवेलरी मेन वाला जो इंसान है मनसबदार, उसको 20 जो है हॉर्सेस मेंटेन करने पड़ेंगे। 20 घोड़े होने चाहिए, जो अगर 10 जो है वो घुड़सवार हैं उसके बाद। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ कि जिसके पास एक ही घोड़ा है, समझ समझो, एक सवार है जिसके पास एक ही घोड़ा है, तो उसे हाफ मंस जो है हाफ सवार कहा जाता है। 1 और 2 जो है ना, हाफ, वो एक हाफ सवार है, मतलब एक सवार के पास 2 घोड़े होने चाहिए। ओके। तो और कुछ रहता है इसमें, एक और चीज़ है, वो है जागीरदारी सिस्टम और रिलीजियस पॉलिसी जो है अकबर की। वो दो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं, अकबर के नवरत्न जो है, अकबर के जो है नवरत्न, नवरत्न समझते हो? अच्छा, अकबर खुद जो है एक अनपढ़ था, एक इलिटरेट इंसान था, ठीक है, लेकिन उसको आर्ट और आर्किट जो इंटेलेक्चुअल है उसमें बड़ी रुचि थी, ग्रेट लवर था। उसके 9 रत्न जो थे, 9 ज्वेल्स जिसको कहते हैं, उसके कोट के वो कौन कौन से, वो मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लो। पहला जो है अब्दुल फजल,
जो है अब्दुल जो है फजल। ओके, ये वही है जिसने जो है बाद में जो है वो इसने जो है आईने अकबर लिखा था, आईने अकबर। ठीक है, ये जो है अब्दुल फजल ने लिखा था आईने अकबर, और अकबरनामा भी इसी ने लिखा था, अकबरनामा। इसको बाद में एक्चुअली जो है इसको मार दिया गया था वीर सिंह बंदोली ने। प्रिंस सलीम की जो है, जो सलीम है प्रिंस, उसकी जो है, प्रिंस सलीम कौन है, जहांगीर, उसके जो है हुक्म पर जो है इसको मार दिया गया। ही वॉज किल्ड, अब्दुल फजल। अच्छा, ये कौन था, इसको किसने मारा था, इसको मारा था वीर सिंह बुंदेली ने, जो वीर सिंह जो है बुंदोली ने, बुंदेला, इसने इसको मारा था। आईने अकबर और अकबरनामा जो है ये दोनों इसी ने लिखे थे। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है नौ रत्न में से आता है फयाजी, फयाजी। ओके, अच्छा, फयाजी जो एक जो अब्दुल फजल जो था उसका भाई था, और एक पर्शियन पोइट था जिसने जो है लीलावाती जो है ना, जो लीलावाती है उसको ट्रांसलेट किया था पर्सिया में। ठीक है, एक मैथमेटिकल वर्क है ये एक, ठीक है, मैथमेटिकल वर्क है जिसको एक पर्शियन में इसने ट्रांसलेट किया था। अच्छा, इसी के सुपरविजन के अंडर जो है, फयाजी के सुपरविजन के अंदर जो महाभारत है, महाभारत है, उसकी जो है ट्रांसलेशन की गई थी पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। ओके, अच्छा, तीसरा जो है, दो तो हो गए, तीसरा जो है नवरत्न में से आता है फकीर, क्या नाम था, फकीर अजियो, अजियो दिन, हाँ, फकीर अजियुद्दीन था। ओके ओके ओके, हाँ, ये एक सूफी सेंट भी था, और अकबर का एक चीफ एडवाइज़र भी था, चीफ एडवाइज़र था अकबर का। ये भी नौ रत्न में से आता था, बड़ा म्यूजिशियन था। ठीक है, अच्छा, बड़ा म्यूजिशियन से याद आया, वो था, चौथा था तानसेन। तानसेन के बारे में तो याद है ना, कहाँ से है ये, ग्वालियर से। ठीक है, वो जो है जो किंग रामचंद्रा है, किंग रामचंद्रा, उसके कोर्ट में भी था, रामचंद्रा के कोर्ट में भी था ये। ठीक है, इस्लाम ये एक्सेप्ट कर लेता है सूफी सेंट जो मोहम्मद गौस हैं ग्वालियर के। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे जो है म्यूजिशियन थे। पांचवा जो है वो है राजा बीरबल, राजा बीरबल, इनका एक और नाम था, वो क्या था बताओ, महेश दास, महेश दास जो है इनका नाम था। ठीक है, ये भी अकबर के कोर्ट में थे, इनको टाइटल दिया गया था बहुत, राजा का भी और बीरबल का भी। ये जो है यूसुफ शाही को जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इनकी डेथ हो जाती है, वो जब रेबेलियन होता है नॉर्थ वेस्ट में, तब इनकी डेथ होती है। छठे नंबर पे जो आते हैं वो हैं राजा, कौन है, तोदरमल, टोडरमल, ये। ठीक है, ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, रेवेन्यू सिस्टम को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, वेट मेजर, वो रेवेन्यू चीज़ें वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इन्होंने शेर शाह सूरी के अंडर भी काम किया था। ठीक है, शेर शाह सूरी के अंडर भी जो है इन्होंने काम किया था। अच्छा, इसको जो है, इनको अकबर जो है जो राजा तोदरमल है, इनको अकबर एक टाइटल देते हैं, उस टाइटल का नाम है दीवाने, दीवाने, दीवाने अशरफ। ओके, अच्छा, फिर आते हैं सातवें नंबर पे, एक और इनके थे, वो थे राजा मान सिंह, राजा मान सिंह राजपूत। ओके, मनसबदार भी थे। ठीक है, अच्छा, ये फिर एक और थे, आठवें नंबर पे, एक नौ है ना टोटल, आठवें नंबर पे थे अब्दुल, अब्दुल रहमान खाने खां, अब्दुल रहीम खाने खां, अब्दुल रहीम जो है खाने, खाने खान, खाने खान जो भी है। और नौ नंबर पे जो है वो थे मिर्ज़ा अजीज़ कोका, वाह, मिर्ज़ा जो है अजीज़ कोका। ठीक है, इसको खाने अजीम भी कहते थे। ये फोस्टर ब्रदर थे, मतलब अकबर के जो उन्होंने रखे हुए थे, और सूबेदार भी थे, कहाँ के सूबेदार थे, गुजरात के, क्या हो गया, गुजरात के सूबेदार थे। तो ये नौ रत्न थे जो है अकबर की कोर्ट में। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ हमें पढ़नी है, एक तो है
जागीरदारी सिस्टम, ठीक है, जो जागीरदारी सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग जब जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे तो जागीरदारी सिस्टम भी पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। पहले ये पढ़ेंगे हम अकबर की जो है रिलीजियस पॉलिसी। आज के लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं पढ़ रहा। ये दो चीज़ें जो है हम लोग पढ़ने के बाद जो है फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर, या जिसको क्या कहा जाता था, सलीम, जो तख्त पे कब बैठेंगे, 1605 से 27 तक। ओके, तो ये दो तीन चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, छोटा सा लेक्चर करेंगे। तो करने के बाद फिर हम सीधा शाहजहां पे चलेंगे, और शाहजहां के बाद जो है डिस्कस करेंगे औरंगज़ेब के बारे में। शाहजहां और औरंगज़ेब हम एक ही यूनिट में करेंगे, ठीक है। तो 3 लेक्चर और लगेंगे, 4 है, शाहजहां और हम जो है औरंगज़ेब एक लेक्चर में करेंगे, और एक लेक्चर जहांगीर और ये अकबर की रिलीजियस पॉलिसी और जागीरदारी सिस्टम के बारे में करेंगे, 2, और पोस्ट जो औरंगज़ेब के बाद जो किंग्स आते हैं उनमें